आगे लेके चलते हैं। तो since हमने स्टार्ट किया हुआ था अल्कोहल्स एंड फिनोल्स वाला चैप्टर, और उसमें हमने डिस्कशन की थी। अल्कोहल का हमने पूरा पोर्शन देख लिया था और हम फिनोल वाले टॉपिक के ऊपर थे। फिनोल वाला जो पोर्शन था उसके ऊपर थे। उसी को हम आगे लेके चलेंगे, उसी को फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फिनोल होते क्या हैं, फिर उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। और उसमें हमने ये कहा था कि जो फिनोल होता है ये वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि पिंक सोल्यूशन बनाते हैं, और जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं 68.5 डिग्री से ऊपर करते हैं तो ये फिनोल कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को वाटर फिनोल वाटर सिस्टम की दी थी। ठीक है। तो फिनोल वाटर सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जब हम फिनोल को वाटर के अंदर सॉल्युबल करवाना चाहते हैं तो वो एक दो डिस्टिंक्ट लेयर्स बना देते हैं। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अपर सरफेस पर आ जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लोअर सरफेस के ऊपर चला जाता है। और एक टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो, हाई करते हो, तो वो सॉलिड उस सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। और इन केस ऑफ फिनोल वाटर सिस्टम हम बात करें तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 68.5 डिग्री। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी डिटेल के अंदर। उसके बाद फर्दर हम बात करें इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो जो फिनोल्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसी तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से बातें हैं। देन मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो फिनोल होता है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। आई थिंक ये बात मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर भी लिखी है, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जिनको अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। और इसकी अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये जस्ट 9.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। अगर आप 100 ग्राम वाटर लोगे तो उसके अंदर जस्ट 9.3 ग्राम कौन सॉल्युबल होगा? फिनोल सॉल्युबल होगा। और ये उस वाटर के अंदर कौन सा सोल्यूशन बना लेते हैं? पिंक सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके जहन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को, यानी ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको पता है क्या टेम्परेचर होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप इसी टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसी टेम्परेचर को आप ले जाओ ग्रेटर देन 68.5 डिग्री, तो यही फिनोल कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है आपके उस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा हमने इसकी बात की थी कि जो फिनोल होता है ये पॉइजनस होता है और ये एज डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसको मेडिकल जो अप्लाई यानी मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इनको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर। वॉशरूम्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके डिटर्जेंट्स हैं जैसे डिटोल है, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स हैं, इन सब के अंदर ये फिनोल जो है वो एडेड होता है। अगर आप उनकी बॉटल्स के ऊपर देखो तो ये फिनोल उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद फर्दर हम बात करें तो कुछ अब इसकी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं कि ये फिनोल का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है। कुछ कंपाउंड्स जो कि बड़े बेसिक हैं जिनके हवाले से क्वेश्चन इससे पहले भी एमडी कैट के अंदर आ चुका है, वो भी आपके सामने लिखूंगा, और कुछ नोमेनक्लेचर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा। कुछ कंपाउंड्स में आपके सामने लिखता हूँ। देखें सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैंने बेंजीन रिंग बनाया। ठीक है। इसमें ये अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पर ओ एच ग्रुप लगा दिया। अब आप लोग जानते हो कि ये जो ओ एच ग्रुप है ये बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। अब क्योंकि ये ओ एच हाइड्रोक्सल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? फिनोल बोलोगे। क्या बोलोगे?
फिनोल बोलोगे। अब यही फिनोल जब अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, फिनोल के बारे में आप लोग जानते हो, हमने ये बात की थी कि फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर रखता है, ये एज एसिड बिहेव करता है, इसकी जो पीएच है वो 5 to 6 तक होती है। अब उस ऑर्डर की भी हम बात कर लेंगे कि दूसरे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले में या मिनरल एसिड के मुकाबले में इसकी एसिडिटी क्या है, जो कि हम पिछले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहल वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। उस ऑर्डर को मैं दोबारा से लिखूंगा। अब क्योंकि ये अल्कोहल जो है एसिडिक नेचर रखते हैं, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा तो आपके पास कुछ ये आयन बन जाएगा। ये बेंजीन उसी तरह से है, अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स उसी तरह से है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो जब हाइड्रोजन रिलीज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आता है, और वो ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन के साथ अटैच होता है, तो ऐसे आयन को फिनो ऑक्साइड आयन कहा जाता है। दिस इज फिनो ऑक्साइड आयन। और ये तब बनता है जब फिनोल अपना हाइड्रोजन लूज करता है, अपनी एसिडिक नेचर को शो करता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ऑन द ऑक्सीजन ऑफ फिनोल, ये यहां पर क्या करता है, रेजोनेंस के अंदर हिस्सा लेता है, इसकी डीलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से आपको इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि फिनोल जो है ये अल्कोहल से ज्यादा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। बिकॉज इसकी ये जो आयन बनता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस बनती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू जो अल्को ऑक्साइड के अंदर आयन बनता है। अभी उनकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं नोमेनक्लेचर के हवाले से चीजें बता रहा हूं, तो ज्यादा मैं एसिडिटी वाली साइड पर नहीं घुसूंगा। तो एसिडिटी को हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अभी मैं आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर, नेमिंग के हवाले से चीजें बता रहा हूँ। तो ये सिंपल मैंने फिनोल लिया। अब इसके अलावा मैं कुछ कंपाउंड्स आपके सामने लिखता हूँ, और उन कंपाउंड्स के नाम फिर हम नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो एक कंपाउंड में आपके सामने ये लिखता हूँ, और मैं वही लिखूंगा जो कि आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है, ये जो पास पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, जिनका पाला आपसे पढ़ा होगा, और आप लोग देखते होंगे अपनी बुक्स के अंदर भी और एमडी कैट के पास पेपर्स के अंदर भी। उन्हीं को मैं यहाँ पर लिखूंगा और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नंबरिंग हम किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने दो कंपाउंड्स आपके सामने लिखे। फिर इसी तरह से एक और कंपाउंड आप लोगों के सामने लिखता हूँ। तो इसमें हम ओ एच इधर लिख देते हैं और एक ओ एच इधर लिख देते हैं। अब पहले तो इन तीन कंपाउंड्स की जो है वो नाम लिखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। सबसे पहले हम जो है ए वाले की बात कर लेते हैं। अब ए वाले में देखें, जहां पर आपका जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, आप उसको फर्स्ट कार्बन दे दो। ये फर्स्ट कार्बन हो गया। अब देखिए मेरे पास नंबरिंग दो जगह से स्टार्ट करने का ऑप्शन है। एक मैं इस साइड से जा सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से, और एक मैं राइट साइड से जा सकता हूँ। हमने रूल ये कहता है कि हमने नंबरिंग उस साइड से करनी होती है जहां से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, करीब हो। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूंगा तो दूसरे कार्बन के ऊपर आपको हाइड्रोक्सिल नजर आ रहा है, तो लिहाजा मैं इसी साइड से जो है नंबरिंग को कंटिन्यू करूंगा। आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट कार्बन और दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। डाई इसलिए बोला दो हैं, हाइड्रोक्सी इसलिए बोला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो मैंने लिखा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। और आगे क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे, क्योंकि आपके सामने क्या है, बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है। तो इसका हम एक तो इस तरह से नाम लिखते हैं। दूसरा, अगर आप लोग देखो, अगर मैं इस पहले वाले ओ एच ग्रुप को एज फंक्शनल ग्रुप या पेरेंट के तौर पर ले लूं, मोनो सब्सटीट्यूएंट के तौर पर ले लूं, और इसकी प्रेजेंस के अंदर अगर ये दूसरा सब्सटीट्यूएंट अटैच है, दूसरा ग्रुप अटैच है, तो आप देख पा रहे हो, अगर इसको मैं फर्स्ट कार्बन कह रहा हूं जिसको मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है, तो साथ वाली उसकी क्या पोजीशन बन रही है, आर्थो पोजीशन बन रही है। और आर्थो पोजीशन पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, लिहाजा इसका नाम इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इसको आर्थो, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्सी क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और आगे क्या लिख देंगे, फिनोल। तो इसका ये नाम भी हो सकता है आर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, ठीक है। तो ये इसका नाम भी हो सकता है। सिमिलरली सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है जो कि एमडी कैट के अंदर आ चुका है, एंड दैट इज, इसी को आप क्या बोलते हो, कैटिकोल बोलते हो। दिस इज कॉल्ड एज कैटिकोल। कैटिकोल में क्या होता है, फिनोल की आर्थो पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, तो उसको हम कैटिकोल बोलते हैं। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान के अंदर होनी चाहिए बात। दूसरे नंबर पर बात करें, हम इसको फर्स्ट कार्बन दे रहे हैं, लेट्स सपोज।
अब अगेन नंबरिंग मेरे पास दो साइड से हो सकती है। मैं स्टार्ट करूंगा नंबरिंग, यानी फॉलो करूंगा कहाँ से, लेफ्ट साइड से, तो ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, दिस इज द थर्ड कार्बन। अब आप देख पा रहे हो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या चीजें मौजूद हैं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। अगेन आप इसका नाम दो तरह से लिख सकते हो। आप इसका नाम लिखोगे 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, और आगे क्या लिख सकते हो, बेंजीन लिख सकते हो, क्योंकि बेंजीन रिंग है। और इसी को अगर आप फर्दर लिखना चाहो इन टर्म्स ऑफ ऑर्थो मेटामोजिशंस, तो अगर आप इस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप इसको लेते हो एज पेरेंट फिनोल लेते हो, तो ये दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, जो कि मेटा पोजिशन पर है, थर्ड कार्बन के ऊपर है। तो अब इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल हो जाएगा। तो दिस इज मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल। और इसी को कॉमनली कहा जाता है रिसोर्सिनोल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को क्या कहा जाता है, रिसोर्सिनोल भी कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिसोर्सिनोल। तो आपको ये नाम इसके पता होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो मैंने कंपाउंड आपके सामने लिखा, तो इसमें नंबरिंग अगर देखें तो ये फर्स्ट कार्बन, अब मैं किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब है। तो मैं यहां से लेट्स सपोज स्टार्ट कर देता हूं। फोर्थ कार्बन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप नजर आ रहा है। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, और नीचे क्या लिख दूंगा, बेंजीन लिख दूंगा। और इसी को फर्दर अगर मैं लिखना चाहूं, तो मैं इसको देखो, आप लोग जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो दूसरा है वो सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि आपको पैरा पोजीशन पर नजर आ रहा है। तो इसी कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी, और क्या लिख देंगे आगे, फिनोल लिख देंगे। और इसको कॉमनली कहा जाता है, कॉमनली इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्यूनोल, क्यूनोन भी कहा जाता है, क्यूनोल, क्यूनोल भी कहा जाता है, और हाइड्रोक्यूनोन भी कहा जाता है। दोनों नाम है इसके। हाइड्रोक्यूनोन मैं ऊपर लिख देता हूं, हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेने, हाइड्रोक्यूनोन। तो ये चीजें आपने यहां तक इसके नोमेनक्लेचर के हवाले से कुछ जहन के अंदर रखनी है। आवाज सबको क्लियर आ रही है? सदीका को आवाज का इशू हो रहा है, क्या बात है? सदीका का नेट का इशू है या मेरे नेट का इशू है? काइंडली कोई और स्टूडेंट जो है इस हवाले से बता दे। नेट का इशू है क्या? मेरी आवाज कट हो रही है? मेरा नेट तो ठीक चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। चले, आप लोग जिस वक्त रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो शायद आपको इशू ना हो, शायद आपकी तरफ नेट का इशू होगा। मेरा तो अभी तो ठीक चल रहा है। जब मेरा नेट का ऐसा कोई इशू होता है तो वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है ना, जूम का, कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अनस्टेबल है। तो अभी क्लियर हो तो फिर मैं आगे यहीं से आगे चलूं। चलें, अगर अभी ठीक है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे फर्दर बात करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें आई होप कि आप लोगों को नोमेनक्लेचर के हवाले से पता चल रही होंगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि एमडी कैट 2020 के अंदर आया था, और आप लोग देखोगे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मुश्किल लगा था। रिलेटिवली देखा जाए तो मुश्किल कह सकते हो आप लोग इसको, क्योंकि इसको, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन नहीं था, इस तरह से गिवन था C6H5 और O था, और फिर इस तरह से था CH2 होल 6, और फिर CH3 था। और इसका आयुपेक नेम आपसे जो है वो पूछा गया था, चार ऑप्शन आपको गिवन थे। अब इस कंपाउंड को, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, कि आप किस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करोगे। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएगा तभी फिर आप जो है इसका नाम भी आसानी से लिख पाओगे। तो अगर आप लोग देखो तो आपको ये इस उसको जरा देखो, ब्रेक करो, ये C6H5 नजर आ रहा है। C6H5 क्या, ये फिनाइल ग्रुप है। जब आप बेंजीन में से C6H6 में से हाइड्रोजन को लूज करते हो तो ये आपके पास अराइल ग्रुप बन जाता है, जिसको C6H5 कहा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग को ड्रॉ करोगे। तो मैंने आपके सामने ये बेंजीन रिंग बना दिया।
और इस बेंजीन रिंग के अंदर उसी तरह से अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड होंगे। फिर आप देखो इस बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, और साथ ही फिर क्या है, आगे पूरी लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की। इसी को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, इसके साथ ऑक्सीजन को ड्रॉ करता हूं, और इसके साथ जो आगे चेन है उसको ड्रॉ करते हैं। टोटल देखो कितने कार्बन है, 6 ये हैं और सातवां ये है। टोटल 7 कार्बन की चेन है जिसको मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा बॉन्ड लाइन फार्मूले से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से कंपाउंड जो है आपको दिखाई देता है, जो कि आपको एमडी कैट 2020 के अंदर गिवन था। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये इस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले से आसानी से ड्रॉ हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सोचो तो। जैसे C6H5 को मैंने कहा कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ओ उसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, और देन फिर आपके पास वो हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब जरा आप इस कार्बन को नंबरिंग देना स्टार्ट करो, तो आप किस तरह से नंबरिंग दोगे। आप देखो ये असल में क्या है, फिनोल का डेरिवेटिव है। फिनोल का डेरिवेटिव किस तरह से है कि फिनोल के अंदर आपको पता है यहां पर ओ एच होता है, तो ये एच यहां से निकला और उसकी जगह पर ये हाइड्रोकार्बन की क्या हो चुकी है, चेन अटैच हो चुकी है। तो अब इस चेन को हमने सबसे पहले नंबरिंग देनी है, क्योंकि डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। तो नंबरिंग जब हम देंगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, दिस विल बी सेकंड कार्बन, दिस विल बी थर्ड, सॉरी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन और सेवन कार्बन। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये आपको एक स्ट्रेट चेन के अंदर दिखाई देने वाले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। और आप देख पा रहे हो कि ये जो आपको, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन नजर आ रही है, जो इस यानी इस ओ के साथ अटैच है, जो कि फर्दर आगे आपके बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन को हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब इस नंबर ऑफ, अब ये जो चीज आपके पास है, ये जो चेन आपको मिली है, इस चेन के अगर आप साथ देखो, ये आपके पास ग्रुप अटैच है। और ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, दिस इज फिनॉक्सी ग्रुप। इसको फिनॉक्सी ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिनोल था, फिनोल में से हाइड्रोजन निकला, और उस हाइड्रोजन के निकलने के बाद आपको ओ नेगेटिव आयन मिला, जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जिसको हमने फिनोक्साइड आयन कहा था। और यही जब एज सब्स्टिट्यूट अटैच होता है किसी हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ, तो इसको फिनॉक्सी कहा जाता है। और आप लोग देख पा रहे हो ये जो फिनॉक्सी ग्रुप है, ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा इसको मैं क्या कहूंगा, वन फिनॉक्सी कहूंगा। और टोटल अगर आप हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो तो वो 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, हेप्ट लिख देंगे। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आगे हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो इस तरह से आप जो है इसको नाम देते हो। आई होप कि आपको नाम देना आ गया इस कंपाउंड को, जिसका नाम है वन फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। सो आई थिंक नोमेनक्लेचर के हवाले से इतनी बातें आपके लिए इनफ हैं। ये कुछ कंपाउंड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, उनको डिस्कस किया है, ये आपके जहन के अंदर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड जो एमडी कैट 2016 के अंदर आया था, वो भी आपके सामने रख देता हूं। वो था, पूछा गया था व्हाट इज द आयुपिक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, पिक्रिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका आयुपिक नेम भी लिखा हुआ है। दिस इज द जर्नल नेम जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो पिक्रिक पिक्रिक एसिड के हवाले से ध्यान में रखना है आप लोगों ने। जो पिक्रिक एसिड होता है, इसको, इसका नाम जो हम लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, 246। इसका नाम होता है 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब आपको नाम पढ़ते ही इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा फिनोल है जिसकी 2 पोजीशन के ऊपर, 4 पोजीशन के ऊपर और इसी तरह से 6 पोजीशन के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ट्राई बोलते हैं 3 को, नाइट्रो मीन NO2 ग्रुप्स जो है वो अटैच हैं। इसको आप क्या बोलते हो, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। जरा इसको ड्रॉ करके देखते हैं, जरा देखो। ये मेरे पास फिनोल है, दिस इज योर फिनोल। इसमें यहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है। अब इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो पोजीशन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज सिक्स कार्बन। अब आप देखो सेकंड पोजीशन पर आपने लगाना है क्या चीज, नाइट्रो ग्रुप। तो मैं सेकंड पोजीशन पर NO2 लिख देता हूं।
फिर आपने फोर्थ पोजीशन पर NO2 लगाना है, तो मैं फोर्थ पोजीशन पर NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं। और इसी तरह से फिर आपने 6 कार्बन के ऊपर NO2 ग्रुप लगाना है, वो मैंने यहां पर इस तरह से लगा दिया। अब ये जो कंपाउंड आपके सामने मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, जिसका आयुपिक नेम की अगर हम बात करें तो वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ये चीज भी आपके जहन के अंदर होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। अब हम जाते हैं इसकी एसिडिटी के ऊपर, इसकी एसिडिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि जो फिनोल्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और अगर इनकी पीएच की बात करें तो जब आप इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, वाटर के अंदर ऐड करते हो, हालांकि स्पेंगली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन बनता है दैट सोल्यूशन इज एसिडिक। वो सोल्यूशन आपके पास एसिडिक होता है जिसकी पीएच अराउंड अबाउट 5 to 6 होती है। ठीक है, तो पीएच कितनी होती है? 5 to 6 होती है। एंड दिस शोज कि क्योंकि 7 से कम है पीएच, तो लिहाजा ये क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और आप लोग जानते हो पीएच जितनी कम होती है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच जितनी कम होगी, हाइड्रोजन आयंस उतने ज्यादा होंगे। और आप लोग ये भी जानते हो पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन। पीएच जितनी कम होगी, एसिडिटी उतनी ही बढ़ेगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है इसका एसिडिटी के साथ। ठीक है, तो अब क्योंकि इन फिनोल्स की पीएच ज्यादा है, 7 के करीब करीब है, लिहाजा ये लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू अदर एसिड्स हम बात करें। अगर आपसे एसिडिटी ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो दोबारा से आपके सामने लिख देता हूं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से HCl वगैरह आ जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक नेचर रखता है। उसके बाद फर्दर बात करें तो जो दूसरे नंबर पर आपका कंपाउंड आता है दैट इज फिनोल। फिनोल दूसरे नंबर पर एसिडिक है। तीसरे नंबर पर जो है वो आपके पास क्या आता है? अल्कोहल आता है। तो अगर इन तीनों के अंदर हम, और फिर आपके पास क्या आएगा? वाटर आएगा। तो ये एक ऑर्डर जो है हम जहन के अंदर रखते हैं। और फिनोल के बारे, अल्कोहल के बारे में भी आप एक चीज पढ़ते हो कि अल्कोहल में भी जो मीथानोल होता है दैट इज मोर एसिडिक देन दी वाटर। लेकिन मीथानोल के अलावा जितने भी आपको अल्कोहल्स मिलते हैं वो वाटर से भी कम क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज भी आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। तो खैर ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर फिनोल्स होते हैं, देन अल्कोहल्स होते हैं। और ये ऑर्डर ऑलरेडी मैं आपको पीके वैल्यू से जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पीके वैल्यूज मैंने आपको अल्कोहल वाले सेक्शंस के अंदर करवाई थी, दोबारा करवाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब होता क्या है जरा उसकी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हो जो फिनोल है दैट इज दिस, हमने ऐसे बेंजीन रिंग ड्रॉ की। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपको पता है OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बेंजीन रिंग में से, यानी इस फिनोल में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया यहां से रिमूव। और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन क्यों रिमूव होगा यहां से? बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नजर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहां से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा आसानी के साथ। तो जो रिमेनिंग चीज आपके पास बचेगी दैट विल बी कॉल्ड एज फिनो ऑक्साइड आयन। तो आपके पास इस तरह से बेंजीन होगा। ठीक है, और ऊपर इस तरह से ऑक्सीजन आएगा, और इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा? इस तरह से नेगेटिव साइन होगा। अब ये जो नेगेटिव साइन मैंने ऑक्सीजन के ऊपर डाला है, दिस आयन इज कॉल्ड एज फिनो ऑक्साइड आयन। इसको हम फिनो ऑक्साइड आयन का नाम देते हैं। और ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी जाता है और इरिवर्सिबल यानी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी दोबारा से आ सकता है। और हाथ में आपको क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन आयन मिल जाता है। अब ये जो नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया है, यही नेगेटिव साइन क्या होता है? ये आपका इन्वॉल्व होता है इन दी डीलोकलाइजेशन, जो कि ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग को देती है। और इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? डिसलोकेट होता रहता है, डीलोकेट होता रहता है।
और इसी वजह से फिनो ऑक्साइड आइंस जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अल्को ऑक्साइड आइन, जो कि अल्कोहल के केस के अंदर बनता है। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं। जो अल्कोहल है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका मीथानॉल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिडिक है देन दी वाटर। इसके अलावा जितने भी आपके अल्कोहल्स हैं वो सारे लेस एसिडिक होते हैं देन दी वाटर। उसकी रीजन ये है कि अल्काइल चेन बढ़ती रहती है। अल्काइल चेन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन बढ़ता है इन केस ऑफ अल्को ऑक्साइड आयन, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होने लग जाता है और उसकी एसिडिक नेचर कम होने लग जाती है। वो हाइड्रोजन को इतनी आसानी से लूज नहीं करता। यही वजह है कि वो वाटर से भी कम एसिडिक हो जाता है। ठीक है। और आपको मैं के ए वैल्यू भी ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो फिर दोबारा से लिख देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लिखना चाहता है या उसको याद नहीं है तो के ए वैल्यूज भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड की के वैल्यू है वो 1.75 इंटू 10 पावर -5 है। अगर हम फिनोल के केस में बात करें तो ये वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10 पावर -10। आप लोग जानते हो जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगता है तो वो छोटी हो जाती है। अल्कोहल के केस में बात करें तो ये वैल्यू जो होती है ये 10 raised to the power -16 टू -18 तक होती है, जो कि सबसे कम होती है। और वाटर के केस में इस वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1.8 इंटू 10 पावर -16 तक। ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने के ए वैल्यूज हैं जिससे आप एसिडिटी का अंदाजा खुद लगा सकते हो। ठीक है। अब एक चीज आप लोग ये भी जानते हो कि जो के ए वैल्यू होती है जिसको हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। जितना के ए वैल्यू बढ़ेगी उतना ही आपके पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको रीजन पता है कि के ए वैल्यू जो है, जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है या आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड के बारे में, कि कितने हाइड्रोजन आइंस जो है किसी एसिड ने रिलीज किए हैं। तो जितने ज्यादा इसकी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन आइंस आसानी से लूज होंगे, जिसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस बढ़ेगी, पीएच कम होगी। पीएच कम होगी तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमने फिनो ऑक्साइड आयन की यहां पर फॉर्मेशन कर ली। सिमिलरली मैं आपके सामने एक अल्कोहल लेता हूं, ROH। अब अल्कोहल में भी सेम केस है, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो सकता है। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, RO, और इसके ऊपर कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन जहां से एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब ये जो आपके पास RO नेगेटिव आयन बना है, दिस इज कॉल्ड एज अल्को ऑक्साइड आयन। इसको अल्को ऑक्साइड आयन बोलते हैं। और इस अल्को ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिनो ऑक्साइड आयन के मुकाबले में बहुत कम होती है। यही रीजन है कि अल्कोहल बहुत ज्यादा कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल। ठीक है। तो ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें पता है आपको, ऐसे R, C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर O और H होता है। तो अगर ये अपना हाइड्रोजन यहां से लूज करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये आयन बनता है जिसको कार्बोक्सिलेट आयन कहा जाता है। ठीक है। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर भी ये डी लोकलाइजेशन होती है। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शेयर होता है, इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है और ये इसका बॉन्ड टूटता है ऊपर की तरफ और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आयन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लिहाजा इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। और सेम केस यहाँ पर फिनोल के साथ भी होता है। क्लियर। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से यहां तक आनी चाहिए। तो किसी को एसिडिटी के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ये अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसको बना भी देता हूं। देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन जहां से जब ये शिफ्टिंग करेगा तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। देखो जरा, आपके पास RC सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ये दोबारा से वापस आएगा और ये दोबारा से यहाँ पर टूटेगा। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये डीलोकलाइज्ड होता है ओवर दी डिफरेंट एटम्स यानी ऑक्सीजन के ऊपर। तो एक से ज्यादा ऑक्सीजन के ऊपर इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डीलोकलाइजेशन की वजह से ये चार्ज डिस्पर्स रहता है, डिफ्यूज रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर रहता है, जिसकी वजह से ये आयन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जबकि अल्कोहल के केस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं,
जो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं और इसको अनस्टेबल कर रहे हैं, यही वजह है कि वो इतनी आसानी से हाइड्रोजन आयन को लूज लूज नहीं करता। फिनोल के केस में क्या होता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन देता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनता है, ये एक डबल बॉन्ड यहां पर टूट जाता है, नेगेटिव साइन यहां पर आ जाता है। फिर नेक्स्ट केस के अंदर आगे इसी तरह से फर्दर जो है ये सारे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता रहता है, डीलोकलाइज्ड होता रहता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नहीं, के ए वैल्यू याद रखनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ऑर्डर पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो के ए वैल्यू याद करना जरूरी नहीं है, एक रेंज आपको बस पता हो तो काफी है। अब ये जो फिनोक्साइड आयन की मैंने आपके सामने बात की, इसी का अगर स्ट्रक्चर आप लोग कहते हो तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर्स आसानी से बनाने आने चाहिए। ये फिनोक्साइड आयन है, दिस इज फिनोऑक्साइड आयन, जिसमें फिनोल ने अपना हाइड्रोजन क्या किया है, लूज किया है। अब पहले स्टेप के अंदर देखो क्या होता है कि ये अपना इस नेगेटिव साइन को यहां पर देता है, इस कार्बन को डबल बॉन्ड बनाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ इस कार्बन के ऊपर टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये जो मैं डबल हेडेड एरो डाल रहा हूं, दिस इज फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बनते ही आपके पास एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, जिसमें देखो क्या होगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड ये वाला हटा देते हैं, ये बेंजीन रिंग है, और इसमें आपको यहां पर नेगेटिव साइन नजर आएगा और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नजर आएगा। अब क्या होता है कि ये नेगेटिव जो साइन है वो यहां पर ओवरलैपिंग करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब ये वाला यहां पर टूट जाएगा। तो अगेन आपको एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, देखो किस तरह से स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, और इसमें अब नेगेटिव साइन यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, ठीक है। और ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसी तरह से मौजूद है, तो अब नेगेटिव साइन यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये नेगेटिव साइन साइन यहां पर टूटेगा, ये बॉन्ड यहां पर टूटेगा, तो अगेन आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और उस स्ट्रक्चर में क्या होगा देखो आप लोग, उसी तरह से बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है, यहां पर आ जाएगा, और यहां पर अब क्या आ गया, वो नेगेटिव साइन आ गया, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसी तरह से। और दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, और ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा, और आपको फिर स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए, मतलब वही फिनो ऑक्साइड आयन मिल जाएगा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो भी मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं किसके केस के अंदर, फिनोल के केस के अंदर, फिनोऑक्साइड आयन के केस के अंदर। और यही वजह है कि ये ज्यादा क्या होता है, इसके आयन स्टेबल होते हैं, और इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे तरीके से यहां पर क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। और यही वजह है, आप इसी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की वजह से बोलते हो कि ये जो फिनोल है आपका, ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, बेसिस के साथ। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये रिएक्शन होता है वही न्यूट्रलाइजेशन आयन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और आपके पास सोडियम सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, दैट इज योर साल्ट। तो यहाँ पर ये O होगा, और साथ में क्या अटैच हो जाता है, Na पॉजिटिव, दिस इज Na पॉजिटिव, दिस इज O नेगेटिव। और साथ में आपके पास क्या चीज़ रिलीज हो जाएगी, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है ये चीज निकल जाती है। क्लियर। तो इस तरह से ये रिएक्शन कैरी आउट होते हैं। और यही अगर आप 2 मोल लेते हो किसके, ये रिएक्शन भी आप लोगों की बुक्स के अंदर गिवन है, अगर आप 2 मोल लेते हो फिनोल के, तो उस केस के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो 2 मोल्स मैंने लिए और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया, सोडियम इज द मेटल। आप लोग जानते हो जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाती है तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है, इससे पहले भी कई दफा मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। तो यहां पर अगेन आपको मिलेगा वही एसिड, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या मिलेगी, अब हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जहां पर क्या चीज होगी, साथ में जो वाटर है वो भी रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी यहां पर मिल जाती है। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस जो है आपने एसिडिटी ऑफ फिनोल के हवाले से जहन के अंदर रखते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का। सर सॉल्युबल है वाटर में और डेंसिटी इसकी कम होती है वाटर से। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फिनोल है
ये फिनोल आपका वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और स्प्रिंगली सॉल्युबल से मुराद ही ये है कि कुछ हद तक जो है वो ये सॉल्युबल होगा। और ये अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 68.5 से ऊपर लेके जाओगे, तो फिर देन ये कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, वैसे ये सॉल्युबल नहीं होता। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो आप लोग सब जानते हो, आपने फिनोल वाटर सिस्टम के अंदर भी पढ़ा कि जो फिनोल होता है इसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसीलिए फिनोल वाटर सिस्टम के अंदर वाटर आपको ऊपर दिखाई देता है, और ये जो फिनोल है ये आपको नीचे दिखाई देता है। इसकी डेंसिटी की वैल्यू भी आप लोग देख सकते हो, इसकी डेंसिटी की वैल्यू 1.07 ग्राम पर एमएल होती है। और अगर हम वाटर की केस में बात करें तो वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1.00 ग्राम पर एमएल होती है, जो कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो, ज़्यादा करते हो, तो ये कम होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोबारा से लिंक भेजें या इतना काफ़ी है?